हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 और उसका नाम है हरिद्वार। तो दोस्तों, ये मैं कौन सी बुक पढ़ा रही हूं? तो ये मैं मल्हार पढ़ा रही हूं, जो कि 8th क्लास की NCERT की न्यू बुक है। अभी तक जो है बसंत भाग 3 थी 8वीं क्लास की, तो वो पुरानी बसंत है। और अब जो न्यू पुस्तक है वो मल्हार है। तो जो स्टूडेंट न्यू और ओल्ड दोनों पढ़ना चाहते हैं, तो ओल्ड मैंने पहले से पढ़ा रखी है और न्यू मैंने अब शुरू कर रखी है। तो दोस्तों, आप दोनों ही पढ़ सकते हैं। बाकी कमेंट में बार बार यही पूछ रहे हैं कि मैम न्यू पढ़नी है या ओल्ड। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि जैसे ही एस्टेट के एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, हमें पता चल जाएगा कि उस सिलेबस में कि हमें कौन सी बुक पढ़नी है। तो आप न्यू भी पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको अपनी तैयारी करनी है। इसमें ज़्यादा नहीं है, 10-12 ही चैप्टर हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अध्याय नंबर 4 पढ़ेंगे और अध्याय नंबर 4 का नाम है हरिद्वार। तो दोस्तों, ये एक पत्रात्मक शैली में लिखी गई एक रचना है। पत्रात्मक यानी कि ये जो है पत्र है ये, ठीक है। इसमें और इसके जो लेखक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इतनी बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है। 3 बातें तो सभी रचनाओं के बारे में याद रखनी है कि अध्याय का हरिद्वार नामक जो रचना है, जो पत्रात्मक शैली में लिखी गई है, इसके लेखक भारतेंदु जी हैं। ये आपको याद रखनी है, पत्रात्मक शैली में है। अब ये जो पत्र है, ये कवि वचन सुधा ये पत्रिका थी, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। और हरिद्वार नामक पत्र का जो संपादन है वो 14 अक्टूबर सन 1871 ईस्वी में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका में संपादित हुआ था। तो एक एक बातें हम बताते हुए चलेंगे आपके लिए, जो कि काफ़ी ये हरिद्वार का आप यहाँ से चित्र देख रहे हैं। तो इसमें कवि क्या है, किसका वर्णन किया गया है, उस बात को हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। क्योंकि एक बार मैं बताऊंगी और एक बार फिर हम रीडिंग करेंगे, तो हमारा ज़्यादा समय लगेगा। तो दोस्तों, इस पत्र में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र हरिद्वार की यात्रा करते हैं, तो अपनी उस यात्रा का वर्णन किया गया है कि हरिद्वार का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो कैसा है, किस तरीके से लेखक को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये देख लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इस मल्हार पुस्तक की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट चेक कर लें। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस स्टूडेंट को इस पाठ के क्वेश्चन आंसर चाहिए, जो कि नोटबुक बनाते हैं उस टाइप से, तो वो मेरे पास कमेंट कर सकते हैं। फिर मैं ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी डाल दूंगी। तो शुरुआत करती हूँ आज के इस अध्याय की। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी यात्राओं के लिए चर्चित रहे हैं। उन्होंने भारत के अनेक गांवों और नगरों की यात्राएं की और उनके विषय में पत्र पत्रिकाओं में लिखा भी। प्रकृति, इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व का अध्ययन करने में यात्राओं से उन्हें बहुत सहायता मिली। वे मानते थे कि शिक्षा की पूर्ति पुस्तकों से ही नहीं, यात्राओं से भी होती है। देखो, यात्राओं में क्या करते हैं हम, देखो अपना जो है यथार्थ जो है हमें अनुभव मिलता है देखने को। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1871 ईस्वी में हरिद्वार की यात्रा पर गए थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें कौन से सन की यात्रा का वर्णन किया गया है, तो यह कहाँ की यात्रा की थी? तो 1871 में यात्रा की थी हरिद्वार की। मेरा तो फिर भारतेंदु लिखते हैं, मेरा तो चित्त वहाँ जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। हरिद्वार की प्रकृति, वहाँ के पर्वतों, पक्षियों, वृक्षों और कल कल बहती गंगा, वहाँ के घाटों, लोगों, दुकानों और गंगा तट के मनोरम दृश्यों को देखकर वे अति आनंदित हुए। इस पाठ में उन्होंने कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादन के नाम पत्र लिखते हुए अपने इसी हरिद्वार यात्रा का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। इस पत्र में प्रयुक्त हिंदी का स्वरूप लगभग 150 वर्ष पुराना है। तो 150 वर्ष पहले हिंदी का स्वरूप कैसा था, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस पत्र को जरूर पढ़ें। अब ये भी आपको पता है कि इन्होंने किसको संबोधित करते हुए पत्र लिखा है, तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन्होंने अपने जो कविवचन सुधा के जो संपादक थे, महामहिम मित्र वरेशु,
तो यहाँ पर इन्होंने बताया भी है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक के नाम इन्होंने ये पत्र लिखा था, जिनको इन्होंने यहाँ पर एड्रेस किया हुआ है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब मैं अध्याय की शुरुआत करती हूँ। मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है कि मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ जहाँ प्रवेश करने से ही मन शुद्ध हो जाता है। ये भूमि 3 और सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी है, जिन पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहला रही है। ठीक है। और बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं। मतलब वहाँ पर जो पेड़ हैं वो इस तरीके से खड़े हैं जैसे कोई मनुष्य एक पेड़ पर एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करता है। इस तरीके से सीधे खड़े हैं। और सज्जन व्यक्ति के जो शुभ मनोरथ होते हैं उनसे जो परिपूर्ण होता है, मनोरथ मतलब मन के जो कार्य हैं उनसे जो सज्जन व्यक्ति संपूर्ण होता है, उसी तरीके से वहाँ का प्राकृतिक नज़ारा है। और साधुओं की भांति घाम, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। घाम का मतलब धूप है यहाँ पर। आहा, इनके जन्म भी धन्य हैं जिनसे अर्थी विमुख जाते ही नहीं। फल, फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़। ये देख सकते हैं आप हरिद्वार का दृश्य। यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। जले पर भी कोयले मतलब वहाँ पर क्या है कि भभूत वगैरह जो मिलती है, हवन वगैरह होते रहते हैं, तो वो भी लोगों के जो है हम भभूत लगाते हैं अपने मनोरथ को, अपने कार्य को पूरा करने के लिए। तो इसका वर्णन किया है। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। मतलब अगर आप वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के इतने सज्जन लोग हैं, अगर आप उन्हें पत्थर भी मारते हैं या कटु वचन भी बोलते हैं तो वो आपको मीठे ही वचन बोलेंगे। इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बाधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। कल्लोल मतलब आनंदित महसूस करते हैं। वर्षा के कारण सब और हरियाली ही दिखाई पड़ती थी, मानो हरे गलीचा की यात्रियों के विश्राम के हेतु, यात्रियों मतलब यात्रियों के विश्राम हेतु बिछायत बिछी थी। एक और त्रिभुवन पावने श्री गंगा जी की पवित्र धारा बहती है, जो राजा भगीरथ के उज्जवल कीर्ति की लता सी दिखाई देती है। भगीरथ के उसी से गंगा निकली थी। आप सभी ने उसका नाम भी सुन रखा होगा और ये चर्चा भी सुन रखी होगी। जल यहाँ का अत्यंत शीतल है और मिष्ट भी वैसा ही, मिष्ट मतलब मीठा भी वैसा ही है, मानो चीनी के पन्ने को बर्फ में जमाया है। रंग जल का स्वच्छ और श्वेत है। श्वेत का मतलब सफेद और स्वच्छ का मतलब निर्मल, एकदम साफ सुथरा। और अनेक प्रकार के जल जंतु कल्लोल करते हुए यहाँ श्री गंगा जी अपना नाम नदी सत्य करती है। गंगा मतलब अपना नाम भी सत्य करती है, उतनी ही पावन है। अर्थात जल के वेग का शब्द बहुत होता है और शीतल वायु नदी के उन पवित्र छोटे छोटे कणों को लेकर स्पर्श से ही पावन करता हुआ संचार करता है। मतलब वहाँ का जो गंगा नदी का जब जल बहता है तो उसकी वेग मतलब उसकी गति से, पानी की गति से शब्द सुनाई देते हैं, आवाज़ आती है, पानी के बहने की भी आवाज़ आती है और शीतल जो वायु है उस नदी के ऊपर से स्पर्श करती हुई बहती है। यहाँ पर श्री गंगा जी दो धारा हो गई है। एक का नाम नील धारा, दूसरी श्री गंगा जी ही के नाम से। इन मतलब एक तो एक गंगा ही, दूसरी नील धारा। इन दोनों धाराओं के बीच में एक सुंदर नीचा पर्वत है और नील धारा के तट पर एक छोटा सा सुंदर चुटीला पर्वत है और उसके शिखर पर चंडिका देवी की मूर्ति है। देखो क्या बताए, नील धारा के तट पर दो भाग हो गए गंगा के, ठीक है, एक तो नील धारा, दूसरा गंगा के नाम पर ही। और नील धारा के तट पर एक छोटा सा चुटीला सा पर्वत है और उस पर्वत के शिखर पर किसका मंदिर है? चंडिका देवी की मूर्ति है। यह हरि की पैड़ी नामक एक पक्का घाट है और यही स्नान भी होता है। अब आपसे पूछ ले कि गंगा में स्नान कहाँ पर करते हैं, तो हरि की पैड़ी नामक घाट पर करते हैं। विशेष आश्चर्य का विषय यह है कि यहाँ केवल गंगा जी ही देवता है, दूसरा देवता नहीं। यूँ तो वैरागियों ने मठ मंदिर कई बना लिए हैं। वैरागी जो अपने घर को छोड़कर अपने सन्यासी जीवन जीते हैं। श्री गंगा जी का पाट भी बहुत छोटा है पर वेग बड़ा है, मतलब उसके पानी की जो गति है वो बहुत बड़ी है, तेज है।
तट पर राजाओं की धर्मशाला यात्रियों के उतरने के हेतु बनी है। मतलब वहाँ पर कई सारे धर्मशालाएं भी बनी हैं, दुकानें भी बनी हैं, जो कि रात को बंद रहती हैं। ये ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा क्रोध की खानी जो मनुष्य है वो वहाँ रहते ही नहीं। मतलब जो लोग क्रोध के खान है, जिनको क्रोध या गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, वो लोग वहाँ रहते ही नहीं हैं। पंडित, दुकानदार इत्यादि कनखल व ज्वालापुर से आते हैं। कनखल भी वहाँ पर जगह है। कनखल भी हरिद्वार में ही पड़ता है, जहाँ पर पतंजलि का मतलब ये लगाया हुआ है प्लांट। और ज्वालापुर, ये 2 जगह हैं जहाँ से पंडित दुकानदार आते हैं। पंडित भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं, 1 पैसे को लाख करके मान लेते हैं। इस क्षेत्र में 5 तीर्थ मुख्य हैं। तो कौन कौन से हैं? हरिद्वार, कुशावर्त, नीलधारा, विलु पर्वत और कनखला हरिद्वार। तो हरि की पैड़ी पर नहाते हैं। ये 5 तीर्थ हैं हरि की पैड़ी पर, जहाँ पर स्नान करते हैं। कुशावर्त भी उसी के नाम है। नीलधारा वही दूसरी धारा। विलु पर्वत भी पास ही एक सुनहरा पर्वत है, जिस पर विल्लेश्वर महादेव की मूर्ति है। और कनखल तीर्थ इधर ही है। ये कनखल तीर्थ बड़ा उत्तम है। इसी काल में दक्ष ने यही यज्ञ किया था और यहीं सती ने शिव जी का अपमान सहकर अपना शरीर भस्म किया था। ये सती वाला जो वर्णन है आप शिवपुराण में पढ़ेंगे कि दक्ष ने एक यज्ञ किया था और वो शिव जी को वहाँ उसमें इनवाइट नहीं किया था। तो सती ने ऐसा देखा कि उसके पति का अपमान हुआ है, तो उसके पति को नहीं बुलाया गया उस यज्ञ में, तो उसने भी अपना शरीर उस यज्ञ में भस्म कर दिया। यहाँ कुछ छोटे छोटे घर भी बने हैं। और भारामल जय कृष्णदास खत्री यहाँ के प्रसिद्ध धनिक हैं। मतलब जो धनवान व्यक्ति है वो सबसे प्रसिद्ध है, उसका नाम है भारामल जय कृष्णदास खत्री। हरिद्वार में ये बखेड़ा कुछ नहीं है और शुद्ध निर्मल साधुओं के सेवन योग्य तीर्थ है। मेरा तो चित्त वहाँ जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। ये स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य ही है। चारों ओर से शीतल पवन आती थी। यहाँ रात्रि को ग्रहण हुआ और हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया। आपको पता है जब जैसे अमावस्या ग्रहण होता है तो लोग उसमें स्नान करते हैं। और दिन में श्री भागवत का पारायण भी किया। वैसे ही मेरे संग कल्लू जी मिश्र भी परमानंदी थे। निदान इस उत्तम क्षेत्र में जितना समय बीता बड़े आनंद से बीता। एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें समझाने का कुछ है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसकी रीडिंग कर रही हूँ ताकि आपका कंटेंट भी जो है पूरा हो जाए। गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। जल के छल के पास ही ठंडे ठंडे आते थे। तो अब पता है आपको, जल के छल के मतलब जल के छिटे भी ठंडे ठंडे वहाँ पर लग रहे थे जहाँ पर बैठकर ये खाना खा रहे थे। 150 साल पहले की बात है। अब तो गंगा भी वो पवित्र गंगा नहीं रही है, अब वहाँ पर काफ़ी गंदगी हो गई है। उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने के थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। चित्त में बारंबार ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। मतलब वहाँ का माहौल ही ऐसा है। झगड़े लड़ाई का कहीं नाम भी नहीं था। यहाँ और भी कई वस्तु अच्छी बनती हैं। जनेऊ यहाँ का अच्छा महीन और उज्जवल बनता है। जनेऊ जो गले में पहनते हैं, ऐसे छाती पे पहनते हैं। यहाँ की कुशा सबसे विलक्षण होती है, जिसमें से दालचीनी, जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। मानो ये प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि ऐसी पुण्य भूमि है कि यहाँ की घास भी ऐसी सुगंध में है। निदान यहाँ जो कुछ है अपूर्व है और ये भूमि साक्षात विराग में साधुओं और विरक्त होते हैं जो अपने घर वगैरह छोड़ देते हैं के सेवन योग्य है। और संपादन महाशय में मैं चित्त से तो अब तक वही निवास करता हूँ और अपने वर्णन द्वारा अपने पाठकों को इस पुण्य भूमि का वृत्तांत विदित करके मतलब उनको सुनाकर या बताकर विदित करके मौनावलंबन करता हूँ। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। तो बहुत ही अच्छा जो वर्णन किया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा।
अब इसमें आप लेखक परिचय देख सकते हैं, क्योंकि कई बार लेखक से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये भी हिंदी साहित्य का एक पार्ट है। जैसे कि आपको सबसे पहले ही पंक्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये पंक्ति एस्टेट में पूछी जा चुकी है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। तो पूछते हैं कि पंक्ति किसकी है, तो ये किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल का उद्घोष करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता, नाटक, निबंध और यात्रा वृत्तांत आदि अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया। इन्होंने कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये 3 इनकी रचनाएं थी। हरिश्चंद्र चंद्रिका इसको बाल पत्रिका कहा जाता है, महिलाओं के से रिलेटेड है ये ज़्यादा। स्त्रियों के लिए सॉरी 3 पत्रिकाएं हैं, हरिश्चंद्र कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये 3 मैगजीन है। और एक चौथी और मैगजीन है स्त्रियों के लिए, बाला बोधनी पत्रिकाएं प्रकाशित की। तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्त्रियों के लिए इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली, बाला बोधनी। इनकी रचनाओं में समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम, अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वाधीनता की भावना के स्वर सुनाई देते हैं। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। हाँ, यहाँ से आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने भी भारतेंदु को ही माना है। ये प्रश्न भी एक बार पेपर में पूछा गया था। सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और सरयू पार की यात्रा इनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। तो ये इनकी रचनाएं हैं, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चौपट राजा, ये आपने सुना भी होगा। सरयू पार की यात्रा, ये इनकी यात्रा वृत्तांत है। अंधेर नगरी एक इनका ये प्रहसन है। हिंदी की विधा की दृष्टि से देखें तो ये रचनाएं आपसे पूछी जा सकती हैं। तो दोस्तों, आज के ये जो आपका कंटेंट है, अध्याय है, वीडियो है, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब पाठ से कुछ प्रश्न हैं, हम इन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे इसी टाइप के प्रश्न पूछने की उम्मीद है। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख स्टार बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला ही प्रश्न है, सज्जन ऐसे के पत्थर मारने से फल देते हैं का क्या अर्थ है? लेखक के अनुसार सज्जन लोग बिना पूछे स्वादिष्ट रसीले फल देते हैं। जी नहीं। लेखक फलदार वृक्षों की उदारता को मानवीय रूप में व्यक्त करते हैं। जी ये भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, लेखक का मानना था कि हरिद्वार के सभी दुकानदार बहुत सज्जन थे, तो लेखक को पत्थर मारकर पके हुए फल तोड़कर खाना पसंद था। तो यहाँ पर लेखक का मानना है कि हरिद्वार के सभी दुकानदार जो हैं वो बहुत ही सज्जन हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो है, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था, इस कथन से लेखक का कौन सा भाव प्रकट होता है? वैराग्य और भक्ति का। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था, इस कथन से लेखक का कौन सा भाव प्रकट होता है? शारीरिक थकान और मानसिक बेचैनी, ये भी नहीं है। आर्थिक संतोष और मानसिक विकास, ये भी नहीं है। और मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सामाजिक सद्भाव और पारिवारिक परिवेश, ये भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सटीक इस पत्र के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल से भी बढ़कर था, इस वाक्य का सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्ष क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त बताना है। संतुष्टि में सुख होता है, सुखी लोग पत्थर पर भोजन करते हैं, लेखक के पास सोने की थाली नहीं थी, पत्थर पर रखा भोजन अधिक स्वादिष्ट होता है। इसका मतलब था कि आप पत्थर पर बैठकर करें, मिट्टी में बैठकर करें या सोने की थाल में करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फ़र्क ये पड़ता है कि आप कितनी संतुष्टि से जो भी काम कर रहे हैं उसमें किस प्रकार का सुख का अनुभव करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। यह प्रसंग किस मूल्य को बढ़ावा देता है? अंधविश्वास और लालच, मानवता और देश प्रेम, और आगे 2 ऑप्शन और होंगे, सादगी और आत्मनिर्भरता, स्वस्थता और प्रकृति प्रेम। तो एक बार फिर से इसे पढ़ लेते हैं। एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर पर ही जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। ये प्रसंग किस उसको अधिक बढ़ावा देता है? अंधविश्वास और लालच वो तो नहीं होगा, मानवता और देश प्रेम, सादगी और आत्मनिर्भरता,
स्वच्छता और प्रकृति प्रेम। तो ये हो सकता है इसका बिल्कुल सटीक आंसर। अगला और 5वां प्रश्न है, लेखक का हरिद्वार अनुभव मुख्यतः किस प्रकार का था? राजनीतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और प्राकृतिक। तो देखो हरिद्वार को देखें तो आध्यात्मिक भी आप इसका राइट ऑप्शन कर सकते हैं। दूसरा, इसमें प्रकृति की सुंदरता का ज़्यादा वर्णन किया है। तो सबसे उपयुक्त अगर मेरी तरफ से आप पूछे तो मैं तो प्राकृतिक बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, पत्र की भाषा का एक मुख्य लक्षण क्या है? कठिन शब्दों का प्रयोग और बोझिलता, मुहावरों का अधिक प्रयोग, सरलता और चित्रात्मकता, जटिलता और संक्षिप्तता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरलता और चित्रात्मकता। आपके इसने ऐसा वर्णन किया है कि उनके चित्र आपकी आंखों के सामने ही बन रहे हैं। दोस्तों, अब जो प्रश्न है ये आपके किसी काम के अनुसार नहीं है, ठीक है। वहाँ पर ये सब हमने पढ़ाई था, हरिद्वार, इसमें बस मिलान करनी है आपको ये, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे और ये पंक्तियाँ मिलान करनी है और ये इसके कुछ प्रश्न हैं, ठीक है, ये वाले। तो ये प्रश्न आपसे पूछे नहीं जाएंगे। तो जिन बच्चों को इन प्रश्नों के आंसर चाहिए तो वो कमेंट जरूर करें, मैं इस पर डाल दूंगी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो बस लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम पूरे यूट्यूब पर आपने ही न्यू मल्हार पढ़ानी शुरू की है। तो दोस्तों, आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी उसका बेनिफिट मिले और आपको भी मिले। धन्यवाद।